मेरे चैनल पर जुड़ने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर प्रेम नमस्कार। एक दिन पहले उस बलशाली राक्षस चीन की चर्चा हमने की थी, जो फिलिस्तीन की पीठ पर आके खड़ा हो गया है जबकि सीज फायर हो चुका था। लेकिन उसको तो उकसाना है ना किसी को। पाकिस्तान को गुलाम बनाने की पूरी प्लानिंग उसकी चल रही है और अब से ही छोटे छोटे देशों को शस्त्र सप्लाई करके और फाइनेंशियल हेल्प करके और वर्ल्ड वार के लिए वो जो तैयारी कर रहा है अपनी, ऐसा लगता है उसके सारे क्रियाकलापों से उसी की ओर वो जाता हुआ फिलिस्तीन की ओर पहुंचा है। उस महाबलशाली राक्षस चीन की चर्चा तो हम समय समय पर कई बार करेंगे क्योंकि वो इस देश का बहुत बड़ा दुश्मन है। उसकी स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने जिस प्रकार से उसके साथ बिहेव किया, हेल्प की इसने हर तरह से, नेहरू ने, भले वो इस देश की नीतियों के साथ फिट बैठती थी कि नहीं बैठती थी। नेहरू को भी विश्व का लीडर बनने का शौक चढ़ा हुआ था, इस कारण से वो भारत के हित में क्या है, ठीक क्या है, ना उसने चाणक्य को पढ़ा था, ना चाणक्य नीति को पढ़ा था, ना अपने गौरवमयी अतीत का उसको पता था। जो पुस्तक उसने लिखी है देहरादून की जेल में बैठ करके, वो भारत खोज, वो अपने आप में एक विषय है, चर्चा का विषय है। अंग्रेजों की लिखी 4 किताबों को पढ़ करके बुक लिख देना वो एक अलग विषय है। मैं आज उसकी तरफ नहीं जा रहा, परंतु उसके, नेहरू के किसी भी क्रियाकलाप से ये नहीं लगता कि वो भारत के अतीत को समझता था, भारत को समझता था। भारत विश्व गुरु रहा, सोने की चिड़िया रहा। भारत बहुत बड़ी विशाल समृद्ध संस्कृति का मालिक है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत रहा है, फिर से हो सकता है। एक लंबी गुलामी के बाद हम आज़ाद हो रहे हैं, पर आज़ादी के लिए उसका संघर्ष भी तो एक पखंड था ना। चलो, आज विषय हमारा नेहरू नहीं है, चीन है। चीन ने वहाँ की जो एक माओवादी सरकार जो आई सामने आई, तो वो राष्ट्रवादी सरकार बनने के नाम पर थी, लेकिन विस्तारवादी और साम्राज्यवादी होना ये उसका लक्ष्य तय हो गया था। उसके पहले मंगोलिया भी उनको परास्त करता रहा, मंचूरिया भी परास्त करता रहा, वो एक अलग विषय है। तिब्बत को भी कभी वो जीत नहीं पाया, तिब्बत कभी परतंत्र नहीं रहा, किसी के अंडर नहीं रहा। पर चीन के पिछले 30, 40, 50 सालों के, 60 सालों के जो मंसूबे हैं, जो इरादे हैं, वो नेक नहीं दिख रहे और वो सब सामने आने शुरू हो गए हैं। पड़ोसी 13 देशों से उसका डिस्प्यूट वो एक विषय है, परंतु ये जो तिब्बत के ऊपर, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने तिब्बत को फोकस किया था। मैं यद्यपि उस 13 देशों को भी लूंगा जो डिस्प्यूटेड है, जो चाइना के साथ क्लैश में है, झगड़े में है, लड़ाई में है, परंतु तिब्बत अभी कल की बात लगती है और ऐसा लगता है ये जस्ट काज है। तिब्बत को मैं समय समय पर आपके सामने हाईलाइट करता रहूँगा। तिब्बत के ऊपर मैं काफ़ी बोला भी हूँ, लिखा भी है, काम भी किया है, लेकिन ये हर भारतवासी के कानों तक जाए, आंखों तक जाए, नज़र में आए कि, और इसलिए भी कि तिब्बत चाइना के नाजायज़ कब्जे में है और तिब्बत का स्वतंत्र होना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी चीन के साथ कोई सीमा नहीं मिलती है और तिब्बत स्वतंत्र होता है तो तिब्बत और भारत की सीमा के अंदर तो 10 सिपाही भी नहीं चाहिए। ऐसा, इस कारण से तिब्बत जो है उसको हम समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तिब्बत ने भारत को तोड़ने के लिए इसलिए भी चीन का
वर्णन बार बार आएगा कि चीन ने बाकी तो देशों के साथ जो है ही है, एशिया के अंदर दूसरी कोई पावर ना बन जाए, भारत को तोड़ने के लिए वो आज से नहीं बहुत समय से लगा हुआ है, शुरू से लगा है। यद्यपि आरएसएस के सरसंचालक श्री गोलवलकर जी ने भी उनको, पटेल जी ने भी लेटर के द्वारा उनको अलर्ट किया। भाई महावीर ने जो एमपी थे और चाइना गए थे, बहुत लंबा टूर किया था, उन्होंने भी आके अलर्ट किया था कि चाइना के मंसूबे इस देश के लिए ठीक नहीं है। नेहरू जी, आपने तो सारी हेल्प की उनको यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर बनाने में भी, उनको लाने में भी, लेकिन वो इस देश के बारे में ठीक नहीं सोचता। और वो 1950 में चीन की सेना का तिब्बत में आना और 9 सालों तक जैसे कैसे मिलजुल करके थोड़ी बहुत रियायतें दे करके वहाँ बने रहना, और 59 के अंदर लाल सेना का पूरी तरह से पूरे तिब्बत को कब्जा कर लेना, भारत को समझ आना चाहिए था। जब तिब्बत उसके हाथ में आ गया तो फिर तो भाई वो भारत की सीमा में आ गया। भारत और तिब्बत के बीच में कोई सीमा थी नहीं, तो भारत की सीमा में आ गया। और ठीक 3 साल के बाद 62 में चीन ने जो किया भारत के साथ, हिंद चीनी भाई भाई कह करके जो स्टैप किया, और हमारी जो कमज़ोरियाँ थीं उन कमज़ोरियों का भी उन दिनों जो सामने दिखी वो बड़ी शर्मनाक थी। हमारा सैनिक फिर भी नहीं हारा वहाँ पर, बहुत संख्या में मुकाबले में उसका वो 5% भी नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, कोई पक्के बैंकर्स नहीं थे, साधारण टेंट्स के अंदर कुछ फौजी सीमाओं के ऊपर, बड़ी लंबी चौड़ी सीमा के अंदर वो कहीं से भी घुस सकता था, कहीं से भी आगे आ सकता था। और जहाँ पर ये हमारे सैनिक थे भी चौकियों के अंदर, पिकेट्स के अंदर, वो इतनी अल्पसंख्या में थे और अल्प साधनों में थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। 62 का जो हुआ सो हुआ। अभी जो उसने तिब्बत के अंदर, लद्दाख के अंदर पिछले ही वर्ष जो उसने मुंह की खाई है, पर वो उसका इरादा बड़ा स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट इरादा है उसका कि वो चाहेगा हमेशा कि भारत को कैसे तोड़ा जाए। भारत को तोड़ने के लिए वो हमेशा ही यहाँ पर नक्सलाइट को, अर्बन नक्सलाइट्स को, यहाँ की खालिस्तानी मूवमेंट को, चाइना का अभी किसान आंदोलन के अंदर अरबों खरबों रुपया इस देश के अंदर आया है। ऐसी चर्चाएं दिल्ली के गलियारे के में सुनने को मिलती हैं। अब सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी, ये सरकार का विषय है, लेकिन 80 से 100 करोड़ तक 10-12 लीडर जो है किसान आंदोलन के, और वैसे भी इसको किसान आंदोलन कहना बहुत गलत होगा, फ्रॉड आंदोलन है ये, कुछ आड़तियों का, कुछ पैसे वालों का और कुछ पिटे हुए पॉलिटिशियंस का आंदोलन है। उसकी दम जा चुका है और निकलेगा उसका दम, लेकिन चाइना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देगा कि भारत को किस तरीके से, इवन पिछले दिनों जो कश्मीर के अंदर वेपन्स जो पकड़े गए हैं पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जो लाए गए, मुकाबले में, एनकाउंटर में रखे हुए, कहीं रेड करके उनको लिया गया, या आतंकवादी के मरने के बाद जब देखा, वो सारे वेपन्स भी लेटेस्ट चाइनीज वेपन्स थे, पाकिस्तान के द्वारा, यहाँ के नक्सलाइट्स के द्वारा, माओवादियों के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा, किसान आंदोलन के द्वारा, जेएनयू के द्वारा, ऐसे कई कुछ ऐसे चीज़ें। और अब जिहादियों का और माओवादियों का हो गया है, तो अब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी उसमें आएगी, और भी ऐसे कई तत्व, कई एजेंसीज आएंगी, और जिनको वो इस समय बहुत बहुत धनाढ्य देश हो गया है, हर तरह से पावरफुल हो गया है। अब छोटे छोटे देशों को तो तंग कर ही रहा था, भारत को भी अंदर से अब उसको ये पता चल गया कि बाहर सीमा पर हमला करूंगा तो ये 62 नहीं है, और सरकार ये कांग्रेस की नहीं है। जिन लोगों की सरकार है वो अलर्ट हैं, उन्होंने पिछले 6-7 साल में आर्मी को वेल इक्विप्ड किया है, हर तरह से
स्वाभिमान के साथ, शान के साथ जीने के लिए भारत को उस तरफ बढ़ाया है, लेकिन वो अपने अंदर से तोड़ने के कारनामे करता रहेगा। उन षड्यंत्रों का शिकार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी हो जाती हैं। 2008 में माँ बेटे ने जो कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है, वो एग्रीमेंट पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उन्हीं को पूरा करते हुए ये श्रीमान अभी भी कोरोना के मामले में भी, कोरोना चाइनीज वायरस है, ये ना आगे आए तो इंडियन वायरस है, ये भी कहते हुए इस बेशर्म को शर्म नहीं है, इस गद्दार को, इस अनाड़ी को, इस दिशाहीन संस्कारहीन व्यक्ति को देश के साथ कितना बड़ा द्रोह कर रहा है। देश के साथ नहीं ये खड़ा, ऐसे ही देश के ये किसान आंदोलन जो आपको दिख रहा है, ये कोई किसान नहीं है, ये बिके हुए वो लीडर। और इसमें अभी तक तो पता चला था कि जिहादी और खालिस्तानियों का तमाशा है और पिटे हुए यहाँ के पॉलिटिशियंस का तमाशा है, लेकिन चाइनीज पैसा अरबों खरबों रुपए के हिसाब से आ रहा है। वो शाहीन बाग में भी आया था और वो यहाँ भी आ रहा है, और भी कुछ बातों के अंदर यहाँ के एजेंसीज अब लगी हैं देखने के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मैंने मोटे रूप में बताया कि चाइना भारत को तोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है, और इसलिए चाइना की बात समय समय पर मैं आपके सामने रखता ही रहूँगा। परंतु अभी पिछले एपिसोड में भी मैंने तिब्बत को हाईलाइट किया था, आज भी थोड़ा सा तिब्बत, चूँकि तिब्बत भारत को गुरु देश मानता है और तिब्बत और भारत के अंदर क्या क्या समानताएं हैं, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि तिब्बत आज कहाँ खड़ा है। तिब्बत भारत के उत्तरी सीमांत स्थित है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत विशाल क्षेत्र, पूरा हिमालय। जनसंख्या लगभग 70 लाख के आसपास है, और केंद्रीय तिब्बत में एक प्रांत आता है, बिल्कुल तिब्बत के केंद्र में, उसको असंग प्रांत बोलते हैं, प्रोविंस असंग। और तिब्बत के ही पूर्वी में अम्दो और खम, ये दो प्रांत, इन तीन प्रांतों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाकी बहुत सारा बिखरा हुआ है, और बाकी तो हिमालय पूरे का पूरा खाली पड़ा है। वहाँ के लोग जो हैं तिब्बत के, वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं। माँ तारा, महाकाल और मंजुश्री इत्यादि देवी देवताओं का भी वो पूजन करते हैं। और कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि महाभारत के बाद एक सेनापति उस समय तिब्बत की ओर त्रिविष्ट की तरफ गए, वहाँ बस गए, और ये तिब्बतवासी उसी की संतान हैं। तिब्बत की जब भाषा की लिपि तैयार होनी थी तो उन्होंने देवनागरी लिपि का ही सहयोग लिया। एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन इसी के सहयोग से ही वो आगे बढ़ी, मिलती जुलती है। उनका भारत में आना, इनका भारत वासियों का, साधु संत महात्माओं का कैलाश मानसरोवर में जाना, भगवान शंकर का स्थान, और उनका बोध गया में आना तिब्बतियों का भारत के अंदर, ये अक्सर सदियों से चला हुआ है, ये सदियों से चला हुआ है। ज्ञात इतिहास के अंदर तिब्बत जो है वो कभी भी वो परतंत्र नहीं रहा। और बोध गया में आना, कैलाश मानसरोवर जाना, इसके साथ साथ एक बात और समझनी पड़ेगी कि उनके जो तिब्बती लोग हैं वो घुमक्कड़ हैं। मैंने बोला कि उस सेनापति की संतान है, वो अहिंसा के पुजारी हैं, वो कर्मठ हैं, वो परिश्रमी हैं, सिंपल है, सरल है, बहादुर है।
लेकिन चूंकि अहिंसावादी होने के कारण शस्त्र जब छूट जाते हैं, महात्मा बुद्ध के पुजारी होने के कारण, यद्यपि बहुत सालों तक चाइनीज को उन्होंने सर नहीं उठाने दिया, और भी पड़ोसी उसके देशों, कोई देश उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। ऐसा नहीं कि वो लोग कायर नहीं है, लेकिन वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी होने के कारण शस्त्रों का वो ट्रेजेडी भारत में भी हुई है भाई। हमारे अवतारों के हाथों में शस्त्र होते हुए भी, और हमने बहुत सालों तक अहिंसा परमो धर्म के नाम पर कई कुछ खोया है। सोमनाथ का मंदिर, बख्तियार खिलजी 17 घोड़े सैनिक लेकर के पूरा आधे से ज़्यादा भारत क्रॉस करके वहाँ पहुँचता है, और वहाँ के पंडे भगवान शिव को याद कर रहे हैं और एक एक पत्थर उठा के नहीं मार रहे। यहाँ के चींटी मकोड़े को बचाने का, पशु पक्षी का भी ध्यान रखने का जो एक यहाँ विकसित हुआ कल्चर, उस कल्चर के अंदर ये कहीं कि दुश्मन के साथ, दुष्ट के साथ, विदेशी के साथ, विधर्मी के साथ कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे उसको परास्त किया जाए, कैसे उसको धकेला जाए। हाँ, राजा दाहिर ने बहुत बड़ा काम अपने समय में किया। सिंध के राजा दाहिर ने 4 बार इस्लामी मुसलमानी तुर्कियों के आक्रमण को, मोहम्मद गजनबी को भारत के अंदर, भारत भूमि के ऊपर पाँव नहीं रखने दिया। लेकिन आज हम अभी तिब्बत की बात कर रहे हैं। चाइना के ये जो इरादे हैं, चाइना का जो अभी चला हुआ है, जो लैंड के रूट के द्वारा सारी दुनिया के अंदर अपना वो माल पहुंचाना जब चाहता है, चूँकि सी में ये 4 देश खड़े हो गए हैं, वो जिस रूट का वो मैक्सिमम प्रयोग कर रहा है वो उसका रूट नहीं है। चुनौतियाँ विश्व की भी उसको मिलनी शुरू हो गई हैं। उसने अब सेकंड अल्टरनेटिव ये निकाला है कि वो सारे यूरोप के अंदर, ये पाकिस्तान लेह लद्दाख से होता हुआ, गिलगित बाल्टिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ऐसे ही वो फिर यूरोप के अंदर अपना माल थ्रू ट्रांसपोर्ट पहुंचाएगा, अगर वहाँ उसको चुनौती मिलती है। उसने वो तैयारी पूरी की हुई है। छोटे छोटे देशों को खरीदने का काम, हेल्प देने का काम, पाकिस्तान को भी उसने कई सबज बाग दिखाए हैं। कुछ पाकिस्तानियों को अब समझाने लग पड़ा है कि चीन का अल्टीमेट एम क्या है। तिब्बत के लोगों का कुछ भी चाइनीज के साथ नहीं मिलता, ना उनकी संस्कृति, ना पहनावा, ना चिंतन, और ना ही उनका स्वभाव, ना ही प्रवृत्ति, कुछ भी चाइनीज के साथ नहीं मिलता। भाषा नहीं, कुछ भी नहीं। और भारत के साथ तो उनको हर तरह से कोई मेल ही मेल, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। वो बोध गया आ रहे हैं, ये कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, और उसके बाद 62 के बाद जो हुआ है, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपको कुछ वीज़ा मिलते हैं, चाइना की मर्जी पर, दया पर वहाँ पर जाना पड़ता है। चीनी लोगों को स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने का एक भ्रम सा हो गया है, और इसलिए वो विस्तारवादी और साम्राज्यवादी हो गए हैं। तिब्बत ने मंचूरिया के साथ, मंचूरिया बहुत सालों तक उसने चीन को अपना गुलाम बना के रखा है। इसलिए ये जो पूरे का पूरा दक्षिण पूर्व है, इसको हमेशा ही ये शंका रही है चीन की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति के कारण, और इसलिए लड़ते भी रहे हैं। और चीन के खिलाफ वो, तब चीन इतना बड़ा नहीं था, ऐसे कुछ वो संगठन भी बनाते रहे हैं। मंचूरिया नरेशों के साथ अच्छे संबंध तिब्बत के रहे। मंचूरिया के संबंध, मंचूरिया चूंकि चीन मंचूरिया का गुलाम था,
और तिब्बत ने चूंकि चीन के साथ नहीं जाना था तो मंचूरिया के साथ दोस्ती कर ली। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चाइना की मंचूरिया की लड़की और तिब्बत राजकुमार, इनका वैवाहिक संबंध भी हुआ। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब मंचूरिया की नज़रें तिब्बत के ऊपर भी आने लगी, तो फिर तिब्बत ने मंचूरिया के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। आज मैंने चीन का भारत के साथ, चीन का उन बाकी देशों के साथ और विशेष रूप से तिब्बत के साथ वो सारे तिब्बत को किस तरीके से अन्यायपूर्वक, बर्बरतापूर्वक आज वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का अंदर का जो भी एक सामाजिक संतुलन है, संस्कृति है, सभ्यता है, उन सब को वो बदलने में लगा है चाइनीज लोगों को वहाँ बसाने के बाद। उसका चाइना का ये रूट लैंड रूट कितना सफल होगा वो एक अलग बात है। भारत उसके लिए बहुत बड़ा प्रभावित होने वाला है। उसका प्रभाव कोई अच्छा नहीं पड़ने वाला अगर ऐसा वो सफल होता है तो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्र होते हैं उनको कभी कश्मीर प्रॉब्लम बनाना था, पाकिस्तान क्रिएट करना था, तो कश्मीर के लिए गद्दार शेख अब्दुल्ला और मक्कार नेहरू उनको मिल गया था। ऐसे ही चाइना को आज ये माँ बेटा पप्पू माओवादी, ये खालिस्तानी और ये किसान आंदोलन वाले और ऐसे ही विघटनकारी तत्व जो हैं बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसके अंदर जुड़े हुए हैं। नाम आएंगे आपके सामने भी आएंगे। मैं तो आश्वस्त हूं कि हाँ वो जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के चाइना का भारत को तोड़ने का षड्यंत्र, चाइना का अन्यायपूर्ण, बर्बरतापूर्ण तिब्बत को हड़पने का, गुलाम बनाने का, उस पर कब्जा करने का जो प्रयास हुआ है, मेरी कोशिश रहेगी कि तिब्बत की जस्ट काज को देश के सामने लाया जाए और देशवासी तिब्बत की स्वतंत्रता की आवाज़ जितने सशक्त होके बोलेंगे, जो भी सरकार होगी उसके कानों में भी वो बात जाएगी। आज की जो सरकार है, इनके लीडर तिब्बत के पक्ष में बहुत बोलते रहे हैं। अब कुछ सालों से वो बातें सुनाई नहीं दे रही, ये एक अलग विषय है। लेकिन समाज जब जागरूक होता है, तिब्बत की स्वतंत्रता भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत चीन सीमा के ऊपर अरबों रुपए का, खरबों रुपए की खर्च की आर्मी और वेपन्स और रूट्स और ये सब कुछ जो करना पड़ा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए, आज जो मैंने कोशिश की है कि चीन को, तिब्बत को, चीन का भारत के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको मैं आपके सामने लाता रहूं। और इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों का बलिदान, लेकिन उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। मैं प्रयास कर रहा हूँ ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाने का। कल देशभक्ति के माध्यम से उनको याद करेंगे, देशभक्ति के गीत के माध्यम से, और परसों से मैं फिर वही ककोरी केस के, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दिया है, राजेंद्र लाहिड़ी और अनेक और भी साथ जो थे, एक एक को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।